नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। आज का सेशन के अंतर्गत मैं ईवीएस क्लास 4 के चैप्टर 14, 15, 16 को कवर करूंगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का 14वां लेसन है बसुआ का खेत। तो बसुआ के खेत से जो जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, चलिए हम सब देखते हैं। मैं हूँ बसुआ। मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में हैं। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से अप्पा ने खूंटी की मदद से खेत में मिट्टी को नरम किया। तो मैं हूँ बसुआ। मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूं। मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में है। खेती करने के लिए अप्पा को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है तो अप्पा मुझे भी अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खूंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया। तो यहाँ से यह प्रश्न बनता है कि बेलवनिका गाँव कहाँ है। तो यह कर्नाटक में है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है प्याज की खेती कब की जाती है। तो जुलाई महीने में की जाती है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है खूंटी क्या है। खूंटी ज़मीन को नरम करने के लिए किसान के द्वारा किया जाने वाला औजार है। आगे हम उसको देखेंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसुआ के इलाके में तो खूंटी से खेत की मिट्टी को नरम करते हैं। तो यह खेत को मिट्टी को नरम करने के लिए खूंटी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से पैडागॉजी का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, इस पाठ में प्याज की फसल का एक उदाहरण मात्र लिया है। अपने इलाके की या आसपास की किसी एक फसल को उगाने में किए गए कार्यों पर चर्चा करवाई जा सकती है। बच्चों से नक्शे में कर्नाटक देखने को कहा जाना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अप्पा इस बार खेत में प्याज के बीज बोएंगे। बैल कुर्गे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। अप्पा को इस तरह की कुर्गे में बीज डालते देखते हुए मेरा भी ऐसा करने को मन करता है, पर शायद मैं इसके लिए अभी छोटा हूँ। अप्पा मुझे बीज नहीं डालने देते, कहीं मेरे हाथों से ज़्यादा बीज न गिर जाए। थोड़ा थोड़ा बीज गिराना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं मैं कब कर पाऊँगा। जानवर के अलावा और किसी तरीके से खेत को जोता जा सकता है। तो अप्पा इस बार खेत में प्याज के बीज बोएंगे। बैल कुरिगों को खींचते जाएंगे। तो कुरिगो, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कुरिगे क्या है। कुरिगे जो बीज बोने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। अप्पा को इस तरह कुरिगे में बीज डालते देखते हुए मेरा भी मन करता है। तो एक जो आपको फिगर में दिखाया गया है, यही कुरिगे है। इसी में बीज डालते जाएंगे, बैल आगे चलता जाएगा, बीज नीचे जाता जाएगा और ज़मीन जोतते हुए बीज बोया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। मैं साथ ही निकल आई है खरपतवार। तुम जानते हो ना खरपतवार। तुमने किसी खेत या बगीचे में देखा है कि नहीं, देखा ही होगा। तो आइए बात करते हैं। तो बीज तो बोए गए, लगभग 20 दिन हो गए थे। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, साथ में निकल आई है खरपतवार। तुम जानते हो ना खरपतवार। तुमने किसी खेत में या बगीचे में देखा होगा कि कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं, वहीं होती है खरपतवार। अप्पा कहते हैं इसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा, अम्मा और काका की मदद करता हूँ। जैसे आप सभी ने देखा होगा, जुलाई के महीने में प्याज का बिया बोया जाता है। कुर्गे की सहायता से बीज को बोए जाते हैं। जब बीज बोया जाता है तो बीज के 20 दिन बाद बीज निकल आते हैं, तो उनके साथ खरपतवार भी निकल आता है। तो उन खरपतवार को निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सारी खाद पानी वो खरपतवार ही ले लेंगे और प्याज की खेती खराब हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्याज के खेत में हर रोज़ पौधों को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती है। अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं। मेरे घुटनों तक ऊंचे ऊंचे पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि प्याज बड़े बड़े हो गए हैं, सूखे पत्ते सूखे हो गए हैं। जिस फसल को आपने खेत में लगे देखा है उसका चित्र बनाओ, ऐसा में बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है। प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक जरूरी होता है।
अप्पा, अम्मा, काका, छोटी माँ और मैं सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से ही प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज ज़मीन में नीचे ही सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है। प्याज की फसल से अधिक ज़रूरी होता है यह काम, क्योंकि काका या छोटी माँ सभी जुटकर यह काम करेंगे। प्याज समय से निकालेंगे नहीं तो प्याज खराब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अरे वाह, इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकले हैं। घर में बहुत खुश हैं अम्मा और छोटी माँ ने इल्गे की मदद से। यहाँ से भी प्रश्न बनता है सीटेट में, इल्गे क्या है? तो ये जो आप देख रहे हैं ऐसे बना हुआ है, प्याज के छिलकों को निकाला जाता है, प्याज के पत्ती को, ठीक। पौधे, प्याज और पौधे को अलग कर दिया जाता है। हाथों को इल्गे पर ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज में बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया है। अब अप्पा इसे मंडी में बेचने के लिए ट्रक लेकर जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला लेसन है मंडी से घर तक। तो यहाँ से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने हाईलाइट किया, हमें वही पढ़ना है। बच्चों को मंडी में होने वाले कामों के बारे में बताया जा सकता है। तो हमें बच्चों को मंडी में होने वाले कार्यों के बारे में बताया जाना चाहिए, ताकि बच्चे मंडी के बारे में, व्यापार, आयात निर्यात के बारे में समझ पाएँ। चलिए आगे देखते हैं। बाल मजदूरी को बढ़ावा दिया बिना बच्चों को उनके परिवार और आसपास के लोगों में मदद करने के लिए संवेदनशील बनाए। तो हमें बाल मजदूरी को बढ़ावा दिए बिना, हमें जो बाल मजदूरी को बिना बढ़ावा दिए बिना बच्चों को उनके परिवार व आसपास के लोगों की मदद करने के लिए संवेदनशील बनाना चाहिए, ताकि बच्चे अपने घर में अपने माता पिता, अपने दोस्तों मित्रों का सहयोग कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है चू चू करती आई चिड़िया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है 16। यहाँ से चिड़िया से बनने वाले सारे प्रश्न इस चैप्टर से आपके कवर हो जाएंगे, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग एनसीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ जो मैं करवा रहा हूँ क्लास 3, 4, 5, अगर आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लेंगे तो आपके 15 नंबर थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद 15 नंबर पेडागाजी भी इसमें से कवर हो जा रही है। कुछ पेडागाजी आपको अलग से पढ़ना होगा, उसको भी हम करवा देंगे, लेकिन आपकी 15 नंबर थ्योरी इस एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 से कवर हो जाएगी। वहीं मैं विपुल सर के द्वारा पेपर 2 के लिए एसएसटी सोशल साइंस की क्लासेस कल से मैंने स्टार्ट कर दी है, जिसमें संपूर्ण एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की कराई जा रही है। तो उसको भी आप लोग जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। चू चू आई करती चिड़िया। तो यहाँ से जो जो बनता है मेन पॉइंट उसको मैंने किया है। सबसे पहले फाख्ता चिड़िया के बारे में बात करते हैं। फाख्ता चिड़िया, गौरैया, फाख्ता, शक्कर खोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है। कुछ घोंसलों में अंडों से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और चीज़ें दिलाने में व्यस्त हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, कुछ चिड़ियाएँ जोड़ बना कर रहते हैं, जैसे गौरैया, फाख्ता, शक्कर खोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बना कर रहते हैं, अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ पक्षियों को तो अपना घोंसला बना ही लिया है, कुछ घोंसलों में अंडे भी निकल आए हैं, जिन्हें बच्चों को माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े मकोड़े अन्य चीज़ें खिलाने में व्यस्त भी हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ से सीटेट में प्रश्न बनता है कि फाख्ता चिड़िया ऐसी कौन सी चिड़िया है जो जोड़ों में रहती है? तो गौरैया, फाख्ता, शक्कर खोरा, इसमें से आपको विकल्प में जो दिखे आप उसे सही मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आंगन में फाख्ता का एक बच्चा हुआ है, उसके घोंसले में अभी एक अंडा और पड़ा है, लगता है उसकी माँ ने इसे अभी तक से सेया नहीं है। तो हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है, उसके घोंसले में अभी तक एक अंडा और पड़ा हुआ है, लगता है उसकी माँ ने उसे भी ठीक तरह से सेया नहीं है। तो यहाँ से जो पेडागॉजी का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। तो यहाँ से भी सीटेट में प्रश्न बनता है, गिजू भाई बधेका कहाँ के थे? तो गुजरात के थे। वह बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से और कहानियाँ और पत्र लिखते थे। तो गिजू भाई बधेका बच्चों के लिए किस्से और कहानियाँ और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे गए इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास के पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन पर चर्चा करनी चाहिए। गिजू भाई बधेका को
गुजरात में रहते थे या बच्चों के लिए कहानियाँ और किस्से लिखते थे। इनके बच्चों द्वारा लिखे गए पत्र आसपास के पक्षियों के बारे में बताया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचड़ी इंडियन रॉबिन ने अंडे दिए हैं। तो जैसा कि आप फिगर में दिख रहे हैं, इसे कलचड़ी पक्षी कहते हैं। तो कलचड़ी पक्षी जो होती है कलचड़ी, इसे हम इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। तो गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं, तो पत्थरों के बीच में अपना अंडा देती है। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचड़ी इंडियन रॉबिन ने अंडे दिए हैं। बच्चू भाई ने मुझे यह जगह दिखाई है। मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा है। घोंसला घास से बना है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर इसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचड़ी कौवे जैसा ही नहीं है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ से जो पॉइंट बनता है मेन सबसे पहले कि कलचड़ी कलचड़ी चिड़िया कहाँ अंडे देती है। तो कलचड़ी चिड़ी पत्थरों के बीच में अपने अंडे देती है। इसे हम इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। या इसके घोंसलों में नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल और रुई सब बिछा रहता है। कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। वहीं कौवे के बारे में बताया गया है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसे चीज़ें भी होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलचड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा है। वह अपनी चोंच फाड़कर बैठा है। उसकी चोंच में अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचड़ी भी अपने आप बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। तो कलचड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चे के मुंह से कुछ रखा। शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचड़ी भी अपने आप अपने बच्चे के साथ घोंसले में बैठ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं, वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है। तो कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवों के घोंसलों में अपना अंडा दे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है। उसकी एक डाल में घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर होता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में बनाता है। गौरैया आमतौर पर घर में आसपास दिखाई देती है, वहीं कहीं कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। तो यहाँ से जो मेन टॉपिक आता है बसंत गौरी के बारे में बात की गई है। नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटकता हुआ मिलता है। लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? बसंत गौरी बनाती है। पक्षियों में भी कितना अंतर होता है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल तो पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर कौन घोंसला बनाता है? कौवा बनाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है सीटेट में। और वहीं जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी के मेड़ बनाती है। तो फाख्ता पक्षी कहाँ अपना घोंसला बनाती है? कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में। गौरैया आमतौर पर घर के आसपास दिखाई देती है और अलमारी के ऊपर अपना घोंसला बनाती है, आईने के पीछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। घर की दीवार के आले में भी बनाती है। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाते हैं पुराने मकान या खंडरों में। तो पुराने मकान या खंडरों में कौन अपना घोंसला बनाता है? तो कबूतर बनाते हैं। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। तो पुराने बसंत गौरी जो होती है वो गर्मियों में टुक टुक करते रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसके अंडे देती है। ठीक, दार्जिलिंग चिड़िया का तो वैसा काम है। वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है, उसके बीच में बनी थैली में अंडे देने के लिए तैयार करती है। यहीं से उसका घोंसला बनता है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। पत्तों को सी के उसके बीच में अपना घोंसला बनाती है। चलिए आगे बात करते हैं। यहीं उसका घोंसला शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाती है। वहीं शकरखोरा के बारे में बताया गया है। जो शकरखोरा होती है उसका घोंसला किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शकरखोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो यह घोंसला किन चीज़ों से बनता है? घोंसले में बाल, बारीक घास,
पतली टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्ते होते हैं, रुई होती है, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी के जाल भी होते हैं। तो यहाँ से दो मेन पॉइंट निकल के आए कि शकरकोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शकरकोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो यह घोंसला किन चीज़ों से बनता है? तो इस घोंसलों में बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं, यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वहीं बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में। उसको और काम भी क्या होगा, खाना और सोना। चलिए आगे बात करते हैं, बीबर पक्षी के बारे में बात करते हैं। जैसे तो बीबर पक्षी के बारे में बात जानते हैं। सभी नर बीबर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीबर पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसे वह अपने अंडे देती है। तो आप लोगों ने वह गाना भी सुना होगा, तू धरती पे चाहे जहाँ रहे, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो क्या तुम बीबर पक्षी के बारे में जानते हो? सभी नर बीबर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाती हैं। मादा बीबर पक्षी उन घोंसलों को देखती हैं, उनमें जो घोंसला सबसे अच्छा होता है वह पक्षी उसी में वो अपने अंडे देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हो गए हैं। घोंसले बनाना और अंडे देना यहाँ तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए गए घोंसलों में बच्चों के ठीक से पाल कर बड़ा करना बहुत मुश्किल काम होता है। पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं, मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं, कई बार घोंसले भी तोड़ देते हैं। तो इन सब से बचकर रहना, खाना बनाना, अंडे सेना और बच्चों को पाल कर बड़ा करना हर एक पक्षी की परीक्षा होती है। दिन फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। तो यहाँ से मैंने पक्षियों से जो मेन टॉपिक से जहाँ से प्रश्न पूछते हैं, बसंत गौरी, कौवा, कोयल, शकरखोरा, दार्जिलिंग चिड़िया, सारे मैंने कवर करवा दिए। यहाँ से आपके सीटेट में 5 नंबर पक्के हो गए हैं। हर शिफ्ट में 1 से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। ऐसा प्रश्न सीटेट में पिछली बार आया था कि एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। तो यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमने देखा पक्षी घोंसला बनाने के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ चीज़ें इस्तेमाल करके तुम एक घोंसला तैयार करो। इनमें एक छोटा सा कागज़ का एक पक्षी बिठाओ। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों में बच्चे निकल आते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता होगा अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता। जब हम चल बोलने लगते तो घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं। पेड़ों पर, ज़मीन पर, पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ ज़मीन पर तो कुछ ज़मीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ पंजों के बारे में बताया जाता है, जैसे काम वैसे पंजे। पानी में तैरने के लिए इस प्रकार पंजों का प्रयोग होता है। टहनियों को पकड़ने के लिए ऐसे नुकीले दार का प्रयोग होता है। शिकार पकड़ने के लिए ऐसे बड़ी बड़ी नाखून वाले पंजों का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं। पेड़ में चढ़ने के लिए ऐसे पंजों का प्रयोग होता है। ज़मीन पर चलने के लिए ऐसे लंबे लंबे पैरों का। पक्षियों की चोंच के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी सीटेट में प्रश्न बनता है। मांस चीरने फाड़ने के लिए ऐसे नुकीलीदार चोंच का प्रयोग होता है। पतली लंबी सुई की तरह लकड़ी में छेद करने के लिए होता है। फलों को रस चूसने के लिए ऐसे पतली सी झुकी हुई चोंच का प्रयोग किया जाता है। वहीं कीचड़ में छानबीन करने के लिए पतली सुई की तरह नोक का प्रयोग किया जाता है। बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए छोटे से दोनों तरफ ऐसे पतले पतले होते हैं। काटने के लिए ऐसे झुके हुए चौड़े होते हैं। तो ये कुछ चिड़ियों के चोंच के बारे में बात किया गया है। यहाँ से भी सीटेट में प्रश्न बनता है। चलिए अब बात करते हैं जानवरों के दांत के बारे में। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के पीछे दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। तो गाय के दांत छोटे होते हैं। पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप के दांत होते तो हैं, नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है।
गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। तो यह सीटेट में हर बार एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि गिलहरी के दांत ऐसे कौन से हैं जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो गिलहरी होती है। अगर गिलहरी आपको विकल्प ना दिखे तो चूहा भी आप लगा सकते हैं, गिलहरी चूहा में जो आपको दिखे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज के सेशन में मैंने एनसीईआरटी क्लास 4 के चैप्टर 14, 15, 16 को मैंने कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। यहाँ से सीटेट में 5 से 6 नंबर के प्रश्न हर सेट में पूछे जाते हैं। पक्षियों के बारे में लेसन 15 में पूरा बताया गया था, 16 में। तो आप लोग इस सेशन को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से सीटेट में काफ़ी प्रश्न फंसते हैं। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल पर एनसीईआरटी के संपूर्ण निचोड़ कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3 के सारे चैप्टर को कवर कर लिया है। वहीं मैंने अब एनसीईआरटी क्लास 4 को स्टार्ट कर दिया है ईवीएस के अंदर। वहीं विपुल सर के द्वारा एसएसटी में जियोग्राफी क्लास 6 की कल से स्टार्ट कर दिया गया है, और जल्द ही हमारे चैनल पर मैथ एनसीईआरटी और सीडीपी एनसीईआरटी की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।